वापस करते हैं यूसीसी वगैरह ना। हाँ तो चलो एक बार क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग 2-3 प्रकार से सीख सकते हैं। एक है डेफिनेशन, दूसरा डेटा और फैक्ट। तो डेफिनेशन तो यूसीसी का बात करते हैं। डेटा एंड फैक्ट में अब ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा आप कोई अखबार से उठाए हों, कुछ हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 3 शब्द और 90 दिन किसी भी महिला के जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। द 3 words and the 90 days cannot decide the fate of a woman as done in the Muslim divorce, ठीक है ना। जहाँ पर क्या बोलते हैं 3 शब्द तलाक 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 और 90 दिन का इद्दत तक वो क्या करते हैं। उसमें क्या होता है जब भी किसी को तलाक देते हैं वुमेन को, तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो है कि उसकी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ता है, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में होता है कि 90 डेज मतलब 19 मूनर, जो मून क्या होता है, मून नाइट्स होते हैं, लूनर नाइट्स बोलते हैं उसको, कि 90 दिन के चांद तक आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उनको पैसे दोगे और 90 दिन जैसे पूरा हो गया फिर आप आगे का पैसे नहीं दोगे, ठीक है। जो भी मेंटेनेंस होता है यहाँ पर केवल 90 डेज का देते हैं, मतलब आपका 90 लूनर, ठीक है ना। तो 90 दिन के बाद नहीं देना होता है। तो यही हुआ था क्या साहबानो केस के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा पूरे के पूरे लॉ के ऊपर। तो साहबानो केस में क्या हुआ, उसको उसने तलाक दे दिया, ठीक है। तलाक देने के बाद साहबानो ने तलाक के अगेंस्ट, क्योंकि उसने मुस्लिम लॉ से दिया था, तो साहबानो ने कुछ दिन बाद, अब ये किसको क्या दिक्कत है, हेलो, ठीक है। साहबानो ने को क्या किया, उन्होंने तलाक दे दिया, ठीक है। और तलाक देने के बाद साहबानो ने इस केस को लेकर पहले सेशन कोर्ट में गई, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में गई, ठीक है। और हाई कोर्ट में जाने के बाद जब ये केस उठा तो वहाँ पर उसके हस्बैंड ने आके यही बोला कि मैंने मुस्लिम लॉ के जो भी रिक्वायरमेंट्स थे 90 डेज़ के मैंने फुलफ़िल किए हैं, और 90 दिन के बाद के रिक्वायरमेंट्स पे मैं कुछ नहीं बोलूँ भाई, जो हमारा लॉ था उस लॉ पे था। फिर साहबानो ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रुख किया। साहबानो केस क्या जीती है ये तो पता ही नहीं होगा, बस ये पता साहबानो केस बोल के निकल लेते हैं। क्या था वो केस, यही है वो केस, ठीक है। फिर साहबानो केस में आगे चलकर क्या हुआ कि वहाँ पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि ये जो लॉ है 90 दिन का, ठीक है, वो तो आपके मुस्लिम लॉ पे है, लेकिन जो हमारा सिविल कोड जो बनता है या लॉ है सीआरपीसी जो है, बाद में सीआरपीसी में डाला गया, तो उसके हिसाब से अगर कोई डाइवोर्स कर रहा है तो उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना, जब तक या तो वो लोग आपस में चीज़ों को ख़त्म ना कर लें। तो वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस साहबानो को उसके हस्बैंड को देने के लिए बात की गई, और यही था हिस्टोरिकल जजमेंट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो जो महिला है उसकी डिग्निटी को रक्षा किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, वुमेन के राइट का प्रोटेक्शन किया। और इस तरह के जो लॉज हैं, इस तरह के जो कानून हैं, खासकर सिविल कानून, जो कि किसी भी चीज़ को बारे में क्या कर सकते हैं, उसको अपोज करते हैं या उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, किसी महिला के सुरक्षा, किसी उसके अधिकार से विरोध में है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक कानून हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये साहबानो केस के सामने आया, तो विवाह से संबंधित इसी तरीके से होते हैं। इनहेरिटेंस का होता है कि जो पैतृक संपत्ति वो किसको जाएगी, महिला को जाएगी कि पुरुष को जाएगी, ठीक है ना। जो राइट है अपने फादर की प्रॉपर्टी का वो वुमेन्स को मिलेगा कि वो मैन को मिलेगा, इसके ऊपर ऐसी बातें हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राइट्स हैं जिसको सिविल लॉज में कुछ ऐसा बनाया गया है, इधर वो हमारे पुराने सोच जो पैट्रियार्की था उसको सपोर्ट करते हैं, या वो किसी धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को वापस करके एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो पूरे कंट्री में सबके लिए एक हो और होलिस्टिक लागू हो, और जितने भी क्या हैं महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो उनका समान संरक्षण हो पाए, दैट कैन प्रोटेक्ट बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली विदाउट एनी टाइप ऑफ डिफरेंसेस अमंग देम, टू ब्रिंग इक्वालिटी, द नेशनल इंटीग्रेशन, द जेंडर जस्टिस एंड अबव देम ऑल द सेक्युलरिज्म इन इंडिया, एंड सच लॉ इज यूसीसी, ठीक है। एक ऐसा कानून जो कि महिला, जो बोल सकते हैं लैंगिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण, समानता, और सबसे बहुत बोर्ड क्या स्थापित करेगा, हमारे यहाँ पर संप्रभुता के साथ, संप्रभुता नहीं आप क्या बोल सकते उसको, धर्मनिरपेक्षता जो स्थापित करे वह कानून क्या होगा, यूसीसी। क्लियर आया, ये इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, और साथ साथ उसको आप इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा आपका कुछ ये बात होनी चाहिए कि हाँ आप एक्चुअल में ये कुछ बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूसीसी कानून के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, पहले चीज़ है ना। तो देखो ये तो हो गया आपका एक, मैंने जनरल बताया कि क्यों हमको ये जानना है,
क्यों जानना है? ये साहबानो केस आया और उसके बाद यूसीसी की बात ज़्यादा उठी, पर यूसीसी सिर्फ साहबानो केस के बाद नहीं, और बीजेपी के ये मैनिफेस्टो में है, ठीक है ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो में है कि हम ये चीज़ करेंगे, तो ये सिर्फ वहाँ तक की बात नहीं, इसका बहुत पुराना क्या है, ऐतिहासिक रूप रहा है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो यूसीसी का पूरा डेवलपमेंट को पहले समझते हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह से हम यूसीसी के ऊपर आए, हमारे पास किस तरह के लॉ हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत बाद में आता है, पहले बात करते हैं हम लोग लॉ के, कानून के बारे में, ठीक है। तो भारत में 2 तरह के कानून, और किसी भी कंट्री में अगर देखोगे तो देयर आर द 2 सेट्स ऑफ लॉ, 2 तरह के क्या होते हैं, विधान होते हैं। एक होता है आपका सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ, इतना पता है सभी को, ठीक है। तो एक होता है आपका सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है। जब फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई, टीबी मैकॉले की कमीशन, तो फर्स्ट लॉ कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? उसको ये बोला गया था कि आप एक ऐसा विधान बनाइए, ठीक है, भारत में एक ऐसा विधान बनाइए कि वो सभी वर्ग के लिए एक समान हो और सभी के ऊपर लागू होता हो, ठीक है। तो उस वो लॉ के बनाने के पीछे गया, बट क्या हुआ जब उसने उस लॉ को बनाना चालू किया कि एक ऐसा लॉ बनाएगा, एक ऐसा होलिस्टिक और कंप्लीट लॉ बनाना है जो कि सभी वर्गों के लिए, दोनों ही अपराध, उसको तो दोनों के लिए बोला गया था, सिविल एंड क्रिमिनल के लिए। बट क्या हुआ, धीरे धीरे सिविल अपराइजिंग भारत में बढ़ती गई, लोगों को यह लगने लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे धार्मिक कानून पे या हमारे कानूनों पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण 57 का रिवोल्ट भी हुआ। रिवोल्ट होने के बाद 1858 का जब क्या आया, क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, सॉरी 1858 का 1857 की क्रांति के बाद आया था रानी का अधिनियम, क्वीन प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। उसमें ब्रिटिशर्स ने सीधा बोला कि हम किसी भी धार्मिक मुद्दों पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू एनी काइंड ऑफ रिलीजन सेंटिमेंट और रिलीजियस लॉ, व्हाट एट बेस्ट वी विल डू, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द क्रिमिनल लॉज। अधिक से अधिक हम करेंगे तो किसके लिए, केवल दंडिक अपराधों के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद सीआरपीसी और आईपीसी को लाया गया 1860-61 पे, ठीक है, 61 और 1860, ठीक है। तो इस ईयर में सीआरपीसी को कोड को फिर से मॉडिफाई किया गया और भारत के लिए एक विधान बनाया गया जिसको बोलते हैं आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है ना। और इंडियन पिनल कोड जो आईपीसी है वो सारे क्रिमिनल लॉ को देखता है, एक ही लॉ है आईपीसी, वो सबके ऊपर लागू है, ये मैटर नहीं करता आप कौन से लिंग से हैं, आप कौन से धर्म से हैं, आप कौन से जाति से हैं, किस कास्ट के, वो सब कुछ बिलोंग नहीं करता है, वो सबके ऊपर इक्वली लागू होता है। क्या चीज़, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो आईपीसी तो हमारे पास क्या है, होलिस्टिक क्रिमिनल लॉ है, और आईपीसी होने से क्या होता है कि क्रिमिनल अब हमारे लिए केवल क्रिमिनल है। आईपीसी की सबसे बड़ी बात है कि एक क्रिमिनल हमारे लिए क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल हिंदू क्रिमिनल, मुस्लिम क्रिमिनल और अदर क्रिमिनल नहीं है, ठीक है ना। जब एक कोई चोरी कर लेता है तो उसको मारते समय बस यही बोलते हैं कि चोर है, हिंदू चोर है, मुस्लिम चोर है नहीं बोलते। पर अगर एक तलाक दे दे तो क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोग का तो आदत ही यही है, बोलते हैं इनको तो 4 शादी करने का क्या है, छूट है। हिंदू तलाक कर देते हैं तो देखो कितना गलत हुआ, या कितना ये हुआ, लड़की ही खराब थी, लड़का ही खराब था, ठीक है। वहाँ पर अपने लॉ पे नहीं आते, वहाँ पे कहता है लड़की ही खराब थी, लड़का ही खराब था, जेंडर पे फेंक देते हैं इस चीज़ को, उसी का चरित्र खराब था। आपको कैसे पता, मैं क्वेश्चन इस, आपको कैसे पता बाहर से कि इसका चरित्र खराब था? नहीं हमने देखा था इसको जीन्स में पहन के घूमते हुए, तो फिर आपका बेटा नहीं पहनता जीन्स, आप कैसे ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? कपड़े को देख के किसी के चरित्र को डिसाइड नहीं करते, नहीं तो हर कोई नंगा पैदा नहीं होता, सब सच्चाई सी बात, ठीक है ना। और मरते समय सबको नंगा करके नहीं लेके जाते, ठीक है ना। तो कपड़े से किसी का चरित्र डिसाइड करना तो गलत है, ये होता है। तो ऐसी चीज़ें आप क्रिमिनल लॉ के अंदर बात नहीं करती, ये सब सिविल लॉ है। समाज सिविल है और समाज बुरा है। चोर तो सीधा साधा अच्छा आदमी है, वो तो सीधा पेट में मारता है और फिर जेल जाता है, कम से कम उसका क्लियर तो है, वो इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहा है, सीधा बोलता है मैं चाकू मारूंगा, जेल में बैठाओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। पर समाज घुस के मारता है पूरे दिमाग से लेके अंदर तक। समाज जब हत्या कर देता है तो किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको सुसाइड बोल देते हैं। पर क्रिमिनल जब मारता तो पता चलता है कि मारा है, मर्डर, ठीक है। तो मर्डर इज बेटर देन सुसाइड, बेटर है ना, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके लिए हमको पता है। तो बस यही चीज़ को समझना है पहले कि ये खेल केवल ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, ये है एक व्यक्तिगत अधिकारों का,
दिस इज नॉट जस्ट अ लॉ, इट इज अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स। समाज के एक व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में बात हो रही है, आपकी सोच है होनी चाहिए ऐसी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सोच में भी बदलाव आएगा। क्लियर है, जैसे ये चीज़ें होंगी तो सोच में बदलाव आएगा। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोग बोल देते हैं अनटचेबिलिटी क्राइम है, ये है वो है, हमारा आर्टिकल 15, 16 सब बोल रहा है वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस और प्लेस ऑफ बर्थ एंड कास्ट। बोल दे रहे हैं धर्म, जाति, सबके बारे में नहीं करें, हम सब करते हैं। आप नहीं बोल सकते आप नहीं करते, ठीक है ना, सभी कर रहे हैं। वो कितना भी बोल दे कि मैं नहीं करता, वो कर रहा है, समझ रहे, किसी ना किसी रूप में कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो कर गया। तो जैसे ही जब इस तरह की चीज़ें आएंगी सिविल लॉ, तो फिर क्या होगा, ये सब चीज़ों को हम एक्सेप्ट करना प्रारंभ करेंगे, ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करना प्रारंभ करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ बना, तो क्रिमिनल लॉ ने तो इस चीज़ों को फिट कर दिया कि हमारे पास जो भी क्राइम होगा, वो क्राइम करने वाला केवल क्रिमिनल ही कहलाएगा, क्राइम करने वाला क्रिमिनल कहलाएगा, ठीक है ना। और उसको हम लोग को कुछ नहीं, तो वहाँ तो अपना सेट है कि हमारे पास क्या है, पूरे कंट्री के लिए एक होलिस्टिक आईपीसी है जो कि क्राइम के रिलेटेड सभी चीज़ों को कवर करता है। पर जहाँ पर हम सिविल लॉ की बात करते हैं, तो भारत में एक होलिस्टिक सिविल लॉ नहीं है, एक ऐसा कोई कानून नहीं है जो सभी धर्म वर्ग के ऊपर एक साथ लागू हो, ठीक है। और एक तरफ हम किसी भी धर्म के लिए, तो जैसे कि आपका क्या है, मुस्लिम जो हैं वो अपने मुस्लिम शरीयत से चलते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट जो है वो अपने रिलीजियस लॉ से चलते हैं, पारसी जो है वो उससे चलते हैं, जूस जो है वो हिंदुओं के लिए थोड़ा सा प्रयास करके हिंदू कोड बिल बनाया गया और हिंदू मैरिज लॉ बनाया गया, ठीक है। और सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, ये कुछ लॉज हैं जिससे हिंदू के जितनी भी चीज़ें एक एक करके लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों से हिंदुओं को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो हिंदुओं के लिए तो फिर भी एक लॉ बनाया गया, पर ये सब के क्या है, अपने खुद सेट ऑफ लॉज है जिससे वो चलते हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं। और ये सब होने के बाद हम पिपड़ा बजाते हैं कि हम क्या हैं, सेक्युलर हैं, हमारा राष्ट्र देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो पहली बात तो है नहीं, संविधान में लिख देने से सेक्युलर नहीं होंगे, ठीक है ना, जब तक वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं होगा। इफ यू राइट समथिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डजंट मीन्स इट अप्लाइज टू द एवरीवन, इट मस्ट बी फॉलोड इन प्रिंसिपल एंड इन टोटलिटी, उसको हमको पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा। तो वो चीज़ होती नहीं है, वो चीज़ें होती ही नहीं, तो इसलिए ऐसे लोगों को वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यही हुआ, तो जिसमें आप बता सकते हो कि ये जो शरीयत है, अब शरीयत के रिगार्डिंग कितने केस बताऊं मैं आपको। साहबानो तो फेमस हो गया, पता चल गया, लतीफ़ी, ठीक है ना, लतीफ़ी केस तो उससे ही बड़ा था, ठीक है। फिर वहाँ पर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। निकाह हलाला, प्रैक्टिस ही सुन के आपको रूह कांप जाएगा कि निकाह हलाला होता क्या है, ठीक है। कि जब किसी की तलाक होती तो वापस अगर वो जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है पहले, ठीक है ना। किसी को पता है निकाह हलाला, पढ़ना इसके बारे में, सब समझ आएगा कि क्या होता है। कि अगर एक वुमेन को डिवोर्स कर दिया गया, तो अगर वो वापस रीयूनाइट होनी चाहती है तो पहले उसको किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है ना, और उसके बाद वो यूनाइट होगी। तो ये थर्ड पर्सन कौन होता है, काजी। आइए हम ही देखेंगे, बोलते हैं हम ही मिलवाएंगे, समझ रहे हो, ये शक होता है। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। और भी रिलीजन में है, ठीक है ना, हर रिलीजन में ऐसा कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ें। हिंदू में था कि नहीं, इससे भी गंदा था, जिंदा जला देते थे, सती। हमारा भी कोई कम नहीं था, सती थे ना, कि एक वुमेन का सीधा जिंदा ही जला दिए। क्यों जला दिए भाई, बाद में अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। अभी रहता सती तो अगर अभी सती रहता तो आप पढ़ने भी नहीं आते। छोड़ो यार, क्या मतलब है पढ़ाई करने जाने का, आगे जला ही देंगे हम, हैं। बताओ, एक लड़की कलेक्टर बन जाती है और सती चल रहा होता, तो वो लड़की कलेक्टर होती, 30-35 साल में बनी होती, उसी साल शादी की होती, मान लेते खुदा ने कहा, उसके हस्बैंड मर जाता, कलेक्ट्री एक तरफ, सती। इमेजिन करो कि क्या सोसाइटी थी। नहीं, अभी तो बोलेंगे कि नहीं हमारे उस समय की चीज़ों में क्वेश्चन न करो, क्यों नहीं करे। तो अगर उस तरह का तो महिला को तो पहले से ही डर था, उसके मन में एक ही चीज़ है कि ये आदमी जिंदा रहे। ए भाई खाना खा, बाबू ठीक है, मुझे यही बोलेगी तू ठीक है, तू टपकी मैं टप गई, बात यही है। तो उसको तो सोचो कितना डर है, पैट्रियार्की इतना गंदा था, यही तो पैट्रियार्की की। वो अच्छा खासा चल रही है, पता चला वो मर गया रोड में कहीं पर, चलो सती। और युद्ध होता था उस समय, और उस समय की और गंदी चीज़ की युद्ध होता था, तब तो सीधा तलवार से लड़ रहे थे लोग,
तो हर दिन सती हो रहे थे, तो कितने लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिस चीज़ों के हम बारे में बात भी नहीं, मतलब वहाँ तक जा पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, ठीक है। तो वैसी चीज़ें हिंदू में भी थी, सेम इनमें अभी तक लागू है, क्योंकि इनके लिए हमने लॉ नहीं बनाए। जब हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया यहाँ पर और चीज़ें जब सक्सेशन एक्ट सब कुछ बनाया तो प्रॉपर चीज़ें हो गई। सती को पहले उसने अबॉलिश कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो चीज़ें क्या हुई, धीरे धीरे हम लोग न्यूट्रलाइज करना चालू किए। तो प्री कॉलोनियल एरा में ये चीज़ गलती, अच्छा तो ये हुआ कि कुछ ऐसे लॉज थे धार्मिक जिसको ब्रिटिशर्स ने आके ख़त्म किया, जैसे कि सती को, पर उसके बाद क्रिमिनल लॉ को तो उन्होंने एक कर दिया। पर 1857 की क्रांति हर चीज़ अच्छा दे कर गई, इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ 1857 क्रांति, पर एक चीज़ गलत ये भी हुआ था कि जो सामाजिक सुधार इन लोग मॉडर्न लाइन्स में कर रहे थे वो रुक गया। पता है, ये 1857 रिवोल्ट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि जो सोशल चेंज ब्रिटिशर्स कर रहे थे मॉडर्न लाइन्स पे, वो नहीं हुआ इंडिया में, वो होनी चाहिए थे। अब उसमें ये मतलब नहीं कि हमारी फिलॉसफी को बदलना चाहते, वो सब चीज़ें अलग है, वो नहीं बदल सकते वो, पर कुछ कुछ ऐसी सामाजिक चीज़ें थी जो बदलनी चाहिए थी, जो ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे, पर वो अचानक से रुक गया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हम किसी भी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में रिलीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिलीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, ठीक है। तो उन लोगों ने इसको छोड़ दिया और ये इसके ऊपर फिर कभी बात नहीं की गई। कब तक नहीं की गई? आज़ादी तक। तो 1947 तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप्स क्या थे, केवल इसके लिए कि ब्रिटिशर्स ने लॉ कमीशन बनाया, क्रिमिनल लॉज के लिए हुआ, सिविल लॉ के लिए कुछ नहीं हुआ। जो भी सिविल चेंजेस हुए वो सती अबॉलिश हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट आया, ठीक है ना, क्योंकि सती अब जब जलने नहीं देंगे तो क्या करना है, तो बोले फिर से शादी करा दो। अब ये सोचो ना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि विडो रीमैरिज पहले आया कि सती, तो बोलना भाई पहले जलाना ही तो बंद करेंगे तब तो विडो रीमैरिज आएगा, ठीक है। लॉजिकली है ना सब चीज़ें। तो फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाद में आते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, विडो रीमैरिज एक्ट आता है, वुमेन को फिर एजुकेशन वहीं पर आया, जेडी बेतियोन कि चलो महिलाएं अब पढ़ लो, नहीं जलाएंगे, ठीक है, सही बात है ना। अब उस समय शादी भी कैसे थी, 70 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी कर ले रहे हैं, अगले दिन मर गया उसको क्या करोगे, जला दोगे? उस बच्ची को कुछ पता भी नहीं है। अब सोचो क्या क्राइम था वो, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची जो 8-9 साल की, तो उसकी शादी हो रही है, उसको पता भी नहीं क्या होता है। टुडे वी कंसिडर 21-22 ईयर्स गर्ल एज अ बाबू और सोना, ठीक है यही तो चल रहा है। उसको बुद्धि ही नहीं है, उसको बुद्धि ही नहीं है। 21-22 साल की बच्चियों को आजकल बच्ची बोलते हैं, ठीक है ना। एक समय की माँ थी वो 16-17 साल की, वो अपने बच्चों को पाल रही थी 5 साल, ठीक है ना। तो सी कि वुमेन्स कितना पावरफुल चीज़ है, ठीक है ना। ये राइट को बता दें कि महिला कितनी पावरफुल है, ठीक है। जिसको भले की ऐसा कर दिया गया, लेकिन वो बहुत पावरफुल चीज़ है। पैट्रियार्की उसको नहीं दबा सकती, ठीक है, क्योंकि ये राइट्स इसीलिए। अब मेंस के लिए क्या बात करेंगे, इसमें कुछ करने के लायक है ही नहीं, जो है मेन वुमेन्स के लिए बात करने के लिए, ठीक है। तो पैट्रियार्की इसने बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी, जिसने उसके पूरे के पूरे उसकी जितनी शक्ति सबको दबा दिया था, ठीक है। जैसे उसको शक्ति को छोड़े, आप देखो महिला सशक्तिकरण चल रहा है, अब आदमी परेशान है, आधा जॉब तो इन लोग खा जाती हैं, आधा रिजर्वेशन में जाता है यही तो हो रहा है। तो आजकल आदमी लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वुमेन्स आधा से ज़्यादा सीट ले रही है। ये बहुत बड़ा कारण है, किसी को इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, पर ये अच्छा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। पर इस चीज़ को लगता है कि लड़के लोग का ये कि जॉब ही नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। अरे रैंक लिस्ट देख, आधी लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, तो कम्पीट तो आप कर नहीं पा रहे हो। पहले तो कंपटीशन अच्छा खेल रहे थे आप लोग, तो ये भी एक कारण है कि आज लड़के बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ को अभी इंडिया भी एड्रेस नहीं कर रहा, आगे चल के करेगा। अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करता, देखना आगे एक टाइम पे आएगा, ठीक है, कि ऐसा हुआ। और इसलिए जॉब में अब क्या हो रहा है, जो पैरिटी तो आ रही, पर पैरिटी के कारण क्या हो रहा है कि मैन के ऊपर अब तो यह है कि उसको तो करना ही पड़ेगा। वुमेन्स में तो चलो शादी वाला भी एक एस्पेक्ट है, पर एक समय के बाद आएगा कि वो भी शादी से अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो वो लाइफ स्टाइल अच्छी है जहाँ पर क्या होता है, जब दो पैरेलल हाउस होल्ड होते हैं, है ना, कि एक वुमेन होती है और एक मैन होता है, और दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। और यही है एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट, वो सबसे ज़्यादा। तो वो सब चीज़ों को होल्ड करने के लिए 1947 के बाद बात हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था, कि हमको क्या करना चाहिए, एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जहाँ पर हम क्या कर सकेंगे, सभी धर्म कानून और जितनी भी जाति वर्ग हैं सबके लिए एक ऐसा कानून बनाएंगे, जो ऐसा विधान बनाएंगे जो सब कोई माने। पर उस समय भी क्या हुआ, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट चलना स्टार्ट हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका सपोर्ट कर रहे थे कि ये होना चाहिए, तो बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट थे, फंडामेंटलिस्ट मतलब जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे, जो धर्म को आगे रखना चाहते थे, धर्मनिरपेक्ष के बाद भी धर्म और संस्कृति को बचाने की बात करते थे वो लोग,
ठीक है ना, उन लोगों ने बिल्कुल उस समय उसका बहिष्कार किया। और उस समय फिर से एक सिविल वॉर हो जाए, उस समय एक सांप्रदायिक हिंसा हो जाती। पाकिस्तान इंडिया तो चल ही रहा था क्योंकि हिंदू मुस्लिम को भेजा गया था, और उसमें इसको और छेड़ देना, ये सांप्रदायिकता को अपने पीक में ले जाता। अगर उस समय संविधान में लिख देते यूसीसी, तो जो मुस्लिम थोड़े बहुत रह गए वो भी निकल लेते, ठीक है। फिर तारा भी नहीं जाके वहाँ पर हरा पाता, अभी तारा जा रहा है दूसरी बार, हरा के आएगा, है ना, देख रहे हो कि नहीं। तो लेकिन वो भी नहीं कर पाता उस टाइम पे, क्योंकि फिर तो मुस्लिम्स को रोक पाना दिक्कत हो जाता। कभी भी वो हैदराबाद का नवाब मानते ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते। तो वो एक बहुत बोल्ड डिसीजन था कि यूसीसी को मैं अभी शांत करके इसको भविष्य में जब समय बनेगा तब इसको लागू करेंगे करके कहाँ डाल दिया गया, डीपीएसपी में। समझ आया कि क्यों डीपीएसपी में लाया गया, ठीक है। बस ये नहीं कि डीपीएसपी में है, उसको लाने के पीछे कारण क्या था कि हमारा देश तैयार नहीं था, और एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा, क्योंकि पूरा ही हिंदू मुस्लिम तो पहले ही चल गया था, ठीक है। बाकी तो चलो ठीक है, बुद्धिस्ट पारसी छोटे छोटे ही थे, निकलो बाहर बोलेंगे, चल भी चले जाएंगे, इतने ही सारे हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। लेकिन इंडिया में जो बचा हुआ कम्युनिटी था, खासकर जो मेजर कम्युनिटी थे, इसमें बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता था। तो इसलिए उस समय ये बोला गया कि यूसीसी एज अ सब्जेक्ट अभी क्लोज करते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में जब सिचुएशन बनेगा तब इसको लागू करेंगे। और वो सिचुएशन फिर वेट कर रहा है पिछले 75 सालों से कि आ जाए, ठीक है। पर ऐसा नहीं था कि इस 75 साल में कुछ नहीं हुआ। इस 75 साल में ये सिविल राइट्स को देने के प्रयास की गई, स्पेसिफिकली जो रिलीजियस राइट की बात करें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही एक क्या मान सकते हो एंगल है। जैसे कि क्या हुआ, अभी हम लोग मानते हैं थर्ड जेंडर को अधिकार दिया गया, उनके लिए कानून आया, है ना। आजकल अगर फॉर्म देखोगे तो लिखा होता है, ठीक है ना, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर में अलग से बना होता है, उनके लिए रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो उनको भी उनका अधिकार दिलाया गया। अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया भारत में, जो कि कहीं ना कहीं क्या किया, छुआछूत को पूरे रूप में भारत में बंद करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोला गया, और अलग से ST/SC एक्ट भी चल रहा है, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी एंड एट्रॉसिटी एक्ट चलते हैं ना। तो ये सब कानून क्या है, एक प्रकार से अपने आप को सामाजिक रूप से एक रूपता देने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारा हुआ। तो इसमें तो पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रयास किया, तो वो डायरेक्टली रिलीजन के हिसाब से बोलेंगे तो क्या लाया, हिंदू कोड बिल 1954, 1954 हिंदू कोड बिल, कि हिंदूज लॉ को, जितने भी हिंदूज हैं वो एक कॉमन सेट ऑफ लॉ से चलेंगे, क्योंकि हिंदू के अंदर भी कई प्रकार के हैं, ठीक है ना। अब हिंदू के अंदर भी जात बटा हुआ है, जाति व्यवस्था तो है ही है। तो अब जाति व्यवस्था चाहे आपकी कुछ भी हो, ठीक है। अब हम लोग आर्य समाज की शादी अलग मानते हैं, होता है ना, आर्य समाज में जाके शादी कर लो वो अलग है, कोर्ट में शादी कर लेते हैं कुछ अलग से है, फिर एक धार्मिक शादी होती है, तो सबको जाके बाद में रजिस्टर करना है। तो हिंदू में भी कई तरीके के लोग हैं, तो उनमें भी क्या था कि अलग अलग व्यवस्थाओं से शादी होती थी। रस्म आप अलग अलग कर लो, पर शादी कहलाएगा क्या, कानूनी। तो एक्चुअल में जो मैरिज है हिंदू में वो क्या है, एक इज़ अ लीगल, और बोल सकते हैं लीगल राइट है वो, ठीक है ना। आप शादी इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपकी ज़रूरत, आप एक ऐसे लीगल चीज़ों में बंधे हुए हो, ये भी आदमी बंधा है, ये भी बंधा है, दोनों को एक दूसरे को उस रूप में देखना है, ठीक है ना, कि मैं भी अन्याय ना करूं, मैं भी न्याय ना करूं, हम दोनों एक दूसरे को न्याय करने के लिए बने हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैरिज, ठीक है। विवाह क्या है, जब दोनों एक दूसरे के लिए न्याय करें, अन्याय ना करें एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैरिज का डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सोशियोलॉजी में अलग है, ठीक है ना, मैरिज वो प्रोसेस है जिससे बच्चे होते रहें, ठीक है वो सोशियोलॉजी का है। लेकिन अगर पॉलिटिकल देखोगे तो मैरिज क्या है, वो एक ऐसा लीगल राइट है जो कि दोनों को एक दूसरे के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए साथ में खड़ा करता है। तो वैसा करने के लिए उन्होंने लाया हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के बाद आया गया हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आया सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन की जो भी चीज़ें, हाँ, उत्तराधिकार, सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम, वो भी 1956 में आया कि जो उत्तराधिकार होगा वो किसको दिया जाएगा, बेटी को दें, बेटे को दें, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर क्या किया गया, सक्सेशन एक्ट लाया। और इतना कम से कम उन्होंने ये किया कि कम से कम कोई हो ना हो, हिंदू वुमेन्स जो हैं उनके राइट्स को यहाँ पर लाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रोटेक्ट किया। इसका बहुत लोगों ने विरोध किया था, ठीक है ना, पर वो आदमी ने ला के किया, तो ठीक है। रिजर्वेशन को भी रखवाया कि चलो भाई जो ऐसे लोग हैं जिनको कास्टिज्म के कारण सबसे नीचे दबा दिया गया है, उनको उनका अधिकार मिले।
किसी भी तरीके का क्या नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो संविधान में भी उन्होंने बहुत ऐसे चीज़ें डाले। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ पर सिविल लॉ को यूनिफॉर्मली अप्लाई करने की बात करते हैं। केवल आर्टिकल 44 नहीं है, 44 तो यूसीसी एक प्रॉपर लॉ लाने की बात करता है, पर यूसीसी के प्रोपोनेंट कहाँ कहाँ पर है। हमारे जितने भी कानून बने हैं, इन कानूनों में यूसीसी का संरक्षण किस किस अधिनियम या कानून से हो रहा है। तो संविधान के कई अनुच्छेद हैं जो यूसीसी को कहीं ना कहीं फॉलो करवाते हैं। जैसे कि क्या आपका अनुच्छेद 14 इक्वालिटी, अनुच्छेद 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, अनुच्छेद 16, ठीक है, ये सब क्या है, यूसीसी के ओर बढ़ते हुए कदम है। ठीक है ना। ये मत कह लें कि यूसीसी मतलब केवल आर्टिकल 44 लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये है, लेकिन ये क्या है, प्रोपोनेंट की जो यूसीसी नहीं लागू करने के बाद भी उसको धीरे धीरे किसी रूप में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और प्रयास किया गया मोस्ट रिसेंट मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, जो मातृत्व अधिनियम बनाया गया है ना, मैटरनिटी बिल, वो महिलाओं को उसका अधिकार दे रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ पर यूसीसी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। महिला से संबंधित जितने स्कीम हैं सब क्या कर रहे हैं, महिला को सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो हम प्रयास तो कर रहे हैं पर हम ऐसा डायरेक्ट कानून नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वही है, सांप्रदायिक हिंसा का एक डर है और एक पॉलिटिकल भी था, क्योंकि अगर एक उसको वो कर दिए, मुस्लिम्स को अगर हम लोगों ने अलग कर दिया तो क्या होगा, चुनाव हार जाएंगे, पॉलिटिकल विल भी चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण क्या हुआ कि यूसीसी को लागू नहीं कर पाए, लेकिन ये कुछ प्रयास किए गए। पर मुस्लिम आज भी अपने अधिनियम से ही चल रहे हैं। अब साहबानों में आ गया तो चलो एक चीज़ अच्छा है, थोड़ा बहुत जो डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सक्सेशन में तो कम से कम साहबानों के नाम पे जाके दूसरे लोग भी करवा पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि साहबानों आ गया तो कहीं पर ट्रिपल तलाक नहीं हो रहा है। वो तो एक ब्रेव वुमेन थी कि वो पहुंच गई, हर महिलाएं नहीं जाएगी वहाँ तक, कई तो उसके घर वाले समझा देते हैं। महिला का सबसे बड़ा दुश्मन है महिला, ये लाइन को याद रखना। सबसे डेंजरस एक वुमेन के लिए एक वुमेन ही है। माँ ही बेटी को बोलेगी यहाँ मत जा, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, सवाल नहीं पूछा गया, ये होता है। ठीक है ना। आदमियों से बात नहीं करते, ऐसे मुंह नहीं फाड़ते, क्यों? आदमी ही तो है, बस है वो, केवल वो उसका जेंडर अलग होने से मैं उससे बात नहीं करूँ ये तो कोई बात ही नहीं है। और वो कितनी भी गंदे नज़र से मेरे को देख ले, ठीक है ना। और सेम चीज़ मैन पे भी अप्लाई होता है कि वो सिर्फ वुमेन है, इस बेसिस में आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते, इस बेसिस में नहीं कर सकते। तो रिस्पेक्ट अपोजिट जेंडर, यू शुड बी इन द पैरेलल विद द अपोजिट जेंडर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो ये समझ रहे हो कि ये एक्चुअल में यूसीसी क्यों इंपॉर्टेंट है। पूरे देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जाति वर्ग समाज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही ये होगा तो पैट्रियार्की खत्म होगा, जेंडर जस्टिस आएगा। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डिबेट हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर कहीं का पर इस बातों को रखा गया, इसमें रखा गया, तो ये मेनली रखा क्यों जा रहा है, क्योंकि जब यूसीसी आएगा तो यूसीसी क्या होता है, अब इसमें आके थोड़ा सा बात करते हैं। यूसीसी क्या होगा, पहली बात तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली इसको कहाँ दिया गया, आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में बोल दिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इंडिया, पर उसको डिफाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। करता है क्या? डीपीएसपी किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता, बस मेंशन करता है। ठीक है। तो यूसीसी को डिफाइन नहीं करता, पर वेस्टर्न रीजन और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से यूसीसी का एक डेफिनेशन है, इसका एक क्या है, परिभाषा है। और वो परिभाषा क्या है कि सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस, ठीक है ना, लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितने भी चीज़ें, इस पे सभी पे यूनिफाइड एकीकृत सेट ऑफ लॉ, एक ऐसा कानून जो हर प्रकार पे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो आपका लिंग हो, चाहे किसी भी तरीके से जितने भी भेद हैं, उन सभी भेदों को देखते हुए एक ऐसा कानून जो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करेगा, उसको क्या बोलेंगे, यूसीसी। इन सभी के लिए क्या करेगा, तो एक यूनिफाइड सेट ऑफ लॉ फॉर ऑल दिस, एक ऐसा कानून जो इन सभी के लिए एक ही एकल होगा। ठीक है ना। आप किसी धर्म से हो, कुछ भी हो, सब कुछ। और अगर ऐसा करते हैं तो इस कानून से हमें क्या क्या प्राप्ति होने वाली है, पहले तो वो देखते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो क्या होगा यहाँ पर, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय हमारे बीच क्या आएगा, एकता होगा। ठीक है ना। और राष्ट्रीय एकीकरण होगा, नेशनल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकीकरण।
ठीक है ना, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन। इससे क्या होगा, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय, ठीक है, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय, ठीक है। इसके साथ साथ इससे और क्या होगा, एक हम लोग प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ओर आगे बढ़ेंगे, एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो क्या होगी, एक आगे की ओर बढ़ रही होगी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है ना, भविष्य की ओर या फ्यूचर की ओर। अभी जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के अनुकूल एक समाज का हम क्या कर पाएंगे, स्थापना कर पाएंगे, या परिवर्तनीय समाज का स्थापना होगी। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रू रिस्पेक्ट में जो सेक्युलरिज्म वर्ड हम लिखते हैं संविधान में, उसको सही रूप में क्या करेगा, ग्राउंड लेवल पे इसको बनाएगा। तो धर्मनिरपेक्षता पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए मददगार होगा। इट विल एस्टैब्लिश द सेक्युलरिज्म एट अ ग्राउंड लेवल, और ट्रू सेक्युलरिज्म को ये प्रमोट करता है। और क्या होगा, फिर ये डिबेट रह जाएगा क्या कि वो मुस्लिम है, उन लोग के यहाँ तो 4 शादी अलाउड है, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं। फिर ये बोलोगे ही नहीं, तो आधा चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगा कि उन लोग ऐसा करते हैं, उन लोग ऐसा करते हैं, हम सब एक ही हैं। फिर मुद्दा ही ख़त्म कर दिया आपने तो। पर अगले तो वो मुद्दा तो रहना चाहिए ना, कि भड़काने के लिए भी, जब मुद्दा ही नहीं है तो भड़काएगा कैसे कोई। तो इसलिए अगेंस्ट में खड़े हैं बहुत लोग, समझ रहे हैं कि भाई अब सारे मुद्दे को ही आप ख़त्म कर दे रहे हो। अब वो घर से निकलेगी बुर्का डाल के, वैसे निकाल देगी तो मुस्लिम रहेगा तो हाँ यूसीसी है, आने दे रात को घर। और भी कानून है, बाप बेटी को नहीं मार सकता, सभी के लिए है। क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा, ठीक है बेटी जैसा जाना है वैसा जा। समझ आ रहा है। हमारे वाले भी वही होगा कि मंदिर जा रहे हैं, नहीं अभी नहीं जाते, है ना, पीरियड्स चल रहा है, क्यों नहीं जाते, कहाँ लिखा है, कौन से धार्मिक किताब में लिखा है, और लिखा है तो नहीं जाएंगे, और नहीं लिखा है तो जाएंगे, है ना। तो देखता हूँ ना, इसमें हर बार बोलता हूँ जब भी इस टॉपिक में रहता हूँ तो, कि भाई जब वो नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, और उसके लिए अगर बाहर वो मिलते हैं, ठीक है ना, पैड आते हैं, तो उसको छुपाना क्यों, कालापन नीम क्यों देना, अरे ऐसे दो और वो लेकर जाए। मानसिकता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो लेकर जा रहे, उसके ऊपर कमेंट नहीं हो। इतनी मानसिकता कब ग्रो होगी, ठीक है। मेंसेस साइकिल है, सिंपल सी चीज़ है, जिसको पीरियड्स बोल रहे हो उसका नाम भी पीरियड नहीं, उसको मेंसेस साइकिल बोलते हैं। इतनी मानसिकता कब आएगी कि एक सिंपल सा बायोलॉजिकल चीज़ है, उसके लिए उसने है गई है, क्या दिक्कत है। आप बिटेक्स लेके घूम रहे हो तब तो कोई नहीं बोल रहा है कि खुजली हुआ है तेरे को, सिंपल सी बात है ना। तो इतना तो नहीं है ऐसा कुछ बायोलॉजिकल चीज़ है, पर उसको इतना बना लिया गया है दिमाग में, इतना दिमाग में डाल लिया गया है कि उसके बेसिस में उसको जज कर रहे हो। इट इज़ वेरी रॉन्ग, ये बहुत ही गलत सोच है, और ऐसी चीज़ों को भी ये दूर करेगा, ऐसी अवधारणाओं को भी ये दूर करेगा। इसलिए सबको डर है, एक को नहीं, सभी को डर है। जितने आडम्बरी बैठे हैं सबको डर है इस चीज़ में, एक को नहीं। क्लियर है। तो चाहे वो आपका ये हो जेंडर जस्टिस हो, प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो, सेक्युलरिज्म, और क्या करेगा प्रमोट, बताओ जल्दी। आप लोग भी एक आध चीज़ कंट्रीब्यूट करो फटाक से। न्याय की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी, वेरी गुड, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, जितने भी जस्टिस हैं वो ईजी हो जाएंगे और वो एक होलिस्टिक हो जाएंगे, ठीक है। प्रक्रिया ही एकदम आसान हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इज़ वेरी सिंपल, सबके लिए एक होगा और आसानी से होगा। किसको, नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ कि वो एक प्रयास है छोटा छोटा। हम लोग तो अपने ऐसे में पहले ये लिख देना कि 14-15 एक प्रयास है, और इसके बाद हम ये बताने कि इसको अगर पूरा ला देंगे तो क्या होगा। तो वो नहीं बोलेंगे कि वो तो अपने आप में हमने पहले लिख दिया ना। लिख सकते हो वैसे कि उसको रियलिटी में लेकर आएगा जो अब तक नहीं हो रहा। हाँ, पहली बात क्या है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है। अगर ये कानून बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से जस्टिसिएबल हो जाएगा। आज यूसीसी में ये केवल क्या है, इसको बोलते हैं टूथलेस लॉ, ठीक है ना। क्लियर है। विच हैज़ पावर बट नॉट अ पावर टू बाइट, ठीक है ना। भोपलू, दांत तो एक होता है दांत है, काट रहे हो, उसको बोल रहे कि दांत नहीं है, उसको बोल रहे हो हाथ डाल दिए काट, तो कहाँ काटेगा बेचारा।
तो ये वैसा ही है, ठीक है, टूथलेस है ये, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये क्या है, एक प्रकार से अभी ये एक टूथलेस है, लेकिन इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, एक लॉ बनाएंगे, ये एक पावर के रूप में आ जाएगा, ये लीगल और एनफोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट बिकम एनफोर्सेबल, और जैसे ही एनफोर्सेबल होगा तो ये फिर क्या करेगा, सही रूप में लोगों को, चीज़ों को स्थापित करता है। समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो था एक एस्पेक्ट इस ऐसे का, ठीक है। तो अभी तक जितना बताया उसको कैसे लिखना है पहले वो देखो ऐसे पे, फिर उसके बाद चलेंगे इसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की ओर। क्लियर है, यूसीसी क्या है, किस तरीके से वो काम करेगा, क्या बेनिफिट देगा, ये सब चीज़ हुआ क्लियर, यहाँ तक समझ आया। तो देखो अभी अपन को ऐसे में कितने पैराग्राफ लिखने हैं, 13 लिखने हैं, ठीक है। लास्ट तो कंक्लूजन करेंगे, उसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। बचा हुआ 12 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन अभी आपको मैंने बताया, अभी आप और इनोवेटिव सोचना। जैसे मैंने आपको बताया डेटा से, अब डेटा था नहीं लेकिन डेटा बना दिया मैंने, क्लियर हो रहा है ना। तो आप उस तरह से ला सकते हो। तो पहले तो एक आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उसी लाइन के आधार पे, ठीक है, उस लाइन के आधार पे इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। और भी तरह का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, 6 से 7 लाइन पे आप इसमें कोटेशन भी डाल सकते हो, ठीक है ना, कि भाई बहुत पहले से सब शुरू से चला आ रहा है, चाहे राजा अशोक हो चाहे कोई हो, सबने क्या बोला, सर्वधर्म संभव, वेद बोले, पुराण बोले, ठीक है ना, दिन इलाही अकबर भी बोला, ठीक है ना। पर तो वो चीज़ एक्चुअल में आना चाहिए रियलिटी में, तो आप कहीं से उठा सकते हो, ठीक है ना, आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिकल वेदांत और क्या है यूनिवर्सल रिलीजन स्वामी विवेकानंद, वहाँ से भी ला सकते हो। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं हिस्ट्री में जहाँ से आप चीज़ों को लाके बात कर सकते हो, क्लियर है। या तो कोई अच्छे उदाहरण से भी आप बात कर सकते हो, क्लियर हो ना। तो एग्जाम्पल्स भी हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए, जैसे कि वुमेन्स राइट पे आप बताओगे कि इन द लास्ट 2 years और 3 years वी हैव सीन अ वुमेन फ्लाइंग द पायलट, वुमेन बिकम द फाइटर पायलट, यहाँ एक वुमेन थी उन्होंने ये किया। क्या ये सारी चीज़ों को हम एक प्रोग्रेसिव माने या रिग्रेसिव माने? जब हम एक पेट्रियार्कल इंडिया को तरफ देखते हैं तो ये चीज़ों का अधिकार सभी को नहीं है, ठीक है ना। तो क्या एक ही फाइटर पायलट बन सकती है या सभी वुमेन बन सकती हैं, और सभी बनेंगी तो कैसे बनेंगी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सब उसको ओपन कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, बात करेंगे, बहुत सारे क्रिएटिव इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा। तो फर्स्ट आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे 5 to 6 लाइन, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आएगा। अब ये क्योंकि यूसीसी और ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो इंट्रोडक्शन के बाद आप थोड़ा सा क्या करोगे, इसको डिफाइन करोगे। सेकेंड पैराग्राफ में एक डेफिनेशन लेते हुए आप बात करते हुए फिर कहाँ जाओगे, इसके उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाकर उसके एवोल्यूशन पे चले जाओगे कि ये कहाँ से आया और किस रूप में हो रहा है और भारत में प्रेजेंटली हम कहाँ तक हैं, ठीक है। वो आपका सेकेंड पैराग्राफ आपको होल्ड करेगा कि भाई हम यहाँ से उठाए थे और इस तरीके से हुआ, ब्रिटिशर्स के समय में ये हुआ, पोस्ट कॉलोनियल ये हुआ, इस तरह से आप लिखोगे उसको 7 से 8 लाइन पे 2 पैराग्राफ बनाकर छोटे छोटे, ठीक है। फिर जब ये कंप्लीट होगा तब फिर आप अपने यूसीसी के एरिया को ओपन करोगे कि ये यूसीसी जो है इसके आने से ये 5 चीज़ों को लिखोगे वहाँ पर, यही होगा आपका कनेक्टिंग पैराग्राफ जो कल बात किया था। जब इसको लिख दोगे उस पैराग्राफ में कि जो यूसीसी एक ऐसा लॉ है जो होने से ये करके देगा, ये देगा, वो देगा, ऐसा करके, फिर एक बताओगे राष्ट्रीय एकता, यूसीसी से राष्ट्रीय एकता, फिर उसको समझाओगे आप। फिर यूसीसी से जेंडर जस्टिस, एक पैराग्राफ, यूसीसी से प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक पैराग्राफ, यूसीसी से सेक्युलर सोसाइटी, एक पैराग्राफ। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली एक छोटा कनेक्टिंग पैराग्राफ बनाकर उस आइडिया को प्रेजेंट करोगे कि आपके ऐसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप 3 से 4 लाइन का एक छोटा पैराग्राफ बनाकर अपने आइडिया को प्रेजेंट करोगे और यही होगा आपका ऐसे, जो पूरे ऐसे को डिकोड कर रहा होगा, ठीक है। फिर आप एक पैराग्राफ नेशनल इंटीग्रेशन पे लिखिए, एक पैराग्राफ जेंडर जस्टिस पे लिखो, तो 3 से 4 पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन कर दो, ठीक है। या 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ पे इसको समअप करो, किसी में 2 लिख देना एक साथ, ठीक है। तो कितने पैराग्राफ हो गए, 4 पैराग्राफ, 5, 6, 7 पैराग्राफ्स हो गया। अब हमको प्रॉब्लम्स भी बताना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, भी बात करूँगा उसके ऊपर प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम को हम लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या उसको भी हम लोग पैराग्राफ जाएंगे। अगेन इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 पैराग्राफ में ख़त्म करें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 पैराग्राफ, यहाँ पर भी 3 से 4 पैराग्राफ सॉल्यूशन देते हुए कंक्लूजन कर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? या तो इसको इसमें यहाँ पर अब 4 लिखो, यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 3 लिख लो, सॉल्यूशन भी 3 दे दो, पर आइडिया पूरा प्रेजेंट कर देना। तो क्या होगा, 3, 3, 9 और 3, 12, 13, 14, 15, ये हो रहा है टोटल 15 पैराग्राफ। ऐसे तो हो रहा है, पर आप कंटेंट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शॉर्ट कर सकते हो, उतना रहता है स्कोप, क्या आप कर पाओगे। समझ आ रहा है? तो देखो एक्चुअल में अगर देखोगे तो ऐसे राइटिंग इज़ नॉट कि आपको एक टॉपिक लिखना है,
ऐसे राइटिंग होता है कि आपके कितने डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन में मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है, ये सोच के लिखना है ऐसे को हमेशा। इससे क्या होगा, ऐसे में एक फ्लो होगा। ये जो एक लाइन यहाँ पर लिखी हो, ये तो पैराग्राफ का है, ये तो 3 लाइन का सेंटेंस है प्रॉपर, है ना। तो इसको अच्छे से कोट अनकोट करके प्रॉपर अंडरलाइन करना है 15-20 बार, ठीक है ना। और हर दूसरे पैराग्राफ में यूसीसी बोलते रहना है। एग्जामिनर को फील रहा है कि हाँ यूसीसी पे ऐसे लिखा है, वो अचानक से चेक कर रहा है यूसीसी, हाँ यूसीसी, हाँ, तो उसको पता रहेगा कि हाँ यूसीसी पे ही बोल रहा है भाई, मेरे को पता है तो यूसीसी। तो हर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में एक बार यूसीसी बोल देना, चाहे सेंटेंस को ख़त्म करते समय या उठाते समय। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटिन्यूटी है वो कभी नहीं टूटेगा। एग्जामिनर आपके ऐसे में कहीं पर बोर नहीं होगा और उसको पता रहेगा कि आप एक्चुअल में किस एरिया में बात कर रहे हो, वो यहीं से पता चल जाएगा। समझ आ रहा है? इसको आप चाहो तो प्रॉपर एक डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना, चार्ट जैसा बनाकर। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको कैसे बनाओगे, और इस तरीके से आप ऐसे को क्या करोगे, लिख जाओगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे राइटिंग बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ होती है। हम उसको बना के रख लिया मन में कि क्या है, वो बहुत हार्ड चीज़ है। तो क्लियर है सभी को? चलो, तो एक एस्पेक्ट तो हम लोग बात किए, क्या क्या, इंट्रोडक्शन बात किए, डेफिनेशन के साथ उसके एवोल्यूशन को समझे। एवोल्यूशन के बाद कहाँ गए थे हम लोग, यूसीसी होता क्या है और उससे क्या क्या मुख्य हमको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसके बीच के प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, इसको चैलेंजेस भी बोल सकते हैं कि यूसीसी को लाने में क्या क्या चुनौतियां हैं और उसको हम कैसे दूर करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? वेल एंड गुड। चलो लिखेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं।